अंग्रेजों का अनुकरण 1947 से लेकर के और 2014 तक चलता रहा कि हम 370 हटाएंगे, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होगा, कि हम कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बात करने के बाद सब लोगों की सहमति से उन्होंने पटना में बैठक बुलाई थी। जी। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। देश का दिल राजधानी दिल्ली को कहा जाता है और दिल्ली का जहां दिल है, हम लगभग उसी के करीब अभी वहां मौजूद हैं। दिल्ली का तापमान लगातार तेजी से ऊपर जा रहा है। वजह सिर्फ मौसम की बदलती चाल नहीं है, बल्कि राजनीतिक सरगर्मी भी है। करीब 20 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 7 चरण में 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। भारत में बहुदलीय चुनाव प्रणाली है, यानी कई दल चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया, जिसे वो नाम दिया है उन्होंने, उसके बीच में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। उनका कहना है ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि देश की विकास यात्रा को आगे ले जाने के लिए है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव मौजूदा सरकार को हटाने और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। इस चुनाव को लेकर कई सवाल हमारे मन में भी हैं और हमारे साथ हैं आज वो महान व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता का हस्ताक्षर और देश का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक माना जाता है, जिन्होंने लगभग 6 दशक से हर बड़ी और छोटी राजनीतिक घटना पर करीबी नजर बनाए रखी है। आपको वो दौर याद होगा जब देश में आपातकाल लगा था। उस समय एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसने जनमत तैयार किया और उस आंदोलन के नायक भी वही थे। हम बात कर रहे हैं आदरणीय युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब की, जिन्हें हम बाबूजी भी कहते हैं। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, कई सारे सवालों के साथ हम यहाँ आए हैं। 18वें लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार पहले दौर का बड़ी तेजी पर है। कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चुनाव बाकी तमाम सारे चुनावों से कितना अलग है, क्यों अलग है? मेरा ख्याल है कि ये चुनाव पिछले 17 चुनावों से बिल्कुल अलग है। इसकी किसी चुनाव से तुलना नहीं की जा सकती। 2019 में जो चुनाव हो रहे थे तो उस समय हमने कहा था कि 2019 के चुनाव की तुलना 1957 के चुनाव से की जा सकती है। 2 समानताएं थी 2019 के चुनाव में और 1957 के चुनाव में। पहली समानता ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1957 में लोकप्रियता 1952 से ज़्यादा थी। ठीक वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014 से 2019 के चुनाव में ज़्यादा थी। दूसरी समानता नहीं थी, लेकिन दूसरा एक विषय था कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जितनी योजनाएं थी वो सब विफल हुई थी। जी। तो योजनाओं के विफल होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता बढ़ी इसलिए थी क्योंकि उनके सामने
52 में जितने बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में, 57 में नहीं थे। जी थे भी तो वो पराजित थे और जनता की ओर से नकार दिए गए थे। लेकिन 2000 जो अभी 24 का चुनाव है, वह सभी चुनावों से, मैंने 1957 से और अब तक के ज़्यादातर चुनावों को नज़दीक से देखा है। एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह से मैंने 1991 के चुनाव के बाद पूछा था कि आप की पार्टी क्यों हार गई। जी क्योंकि 89 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बना था, और ऐसा मोर्चा बना था जो असंभव सा था, यानी जिसमें सीपीएम भी थी, लेफ्ट भी था, जिसमें बीजेपी भी थी। सरकार भी जो बनी वो दोनों के समर्थन से बहुमत बना, इसलिए बनी। तो 1991 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी 89 के मुकाबले में बहुत पीछे चली गई और बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। जी यानी बीजेपी जो 82-86 थी रही होगी, वो 112 पर पहुंची। जी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, लेकिन हम भगवान राम से नहीं लड़ सकते। जी 1991 के चुनाव में राम रथ यात्रा और अयोध्या का प्रश्न मुद्दा था। जी 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से इसलिए भी अलग है क्योंकि 500 साल की लोगों का जो सपना है वो साकार हुआ है और ये राममय चुनाव है। जी उसके लक्षण भी दिख रहे हैं। रोज अखबारों को आप देखिए तो कांग्रेस के, जैसे अभी आज के ही अखबार में है कि जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रवक्ता था और मुठभेड़ करता रहता था बीजेपी, गौरव वल्लभ जी, हाँ, तो वो बीजेपी में आ गया। और जो लोग बीजेपी में कांग्रेस से आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, उनके बयान आप ध्यान से देखिए तो उनमें एक समानता है। सभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में न जा करके उन्होंने और उस अवसर को खो दिया है। दूसरा कि लोगों को न जाने के लिए कह करके उन्होंने अपमान किया है। तो हम सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम भी कांग्रेस छोड़ गए। ये सबका बयान है। ये दिखने में छोटा बयान है, दिखने में साधारण सा बयान है, लेकिन ये इसका जो राजनीतिक महत्व है वो बहुत असाधारण है। जी असाधारण इस अर्थ में है कि हिंदुस्तान में जब आज़ादी आई और लंबे समय तक, हाल तक, कम से कम 1991 तक तो प्रगतिशीलता, आधुनिकता और धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का एक ही अर्थ होता था कि आप धर्म विरोधी कितने हैं। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब उनके एक भाषण में इस बात का उल्लेख है कि, और वो भी उल्लेख कहाँ है तो तमिलनाडु में। जी तमिलनाडु की सभा में उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू आस्थाओं पर हमला करते हैं। हिंदुस्तान के किसी दूसरे प्रधानमंत्री का आप नाम नहीं ले सकते जो हिंदू आस्था की रक्षा के लिए खड़ा हो और चुनाव के मैदान में विपक्षी को चुनौती देता हो। इस अर्थ में ये चुनाव सबसे अलग है।
तो क्या बाबूजी, ये जो राजनीति को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का आपने उदाहरण दिया कि इस तरह के पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए, तो क्या मोदी युग जिसे आप 2014 के बाद से बताते हैं, तो क्या राजनीति की दिशा बदल गई है? अब अगर आप हिंदू विरोध की बात करेंगे तो आप राजनीति में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। इसमें राजनीति से ज़्यादा दूसरी बातें भी हैं, और दूसरी बातें यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक अभियान चलाया जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक सांस्कृतिक जागरण पैदा हुआ। लोग अपने अपने स्थानों पर उन स्वाधीनता सेनानियों को खोजने लगे जिनको भुला दिया गया था, और ऐसे हजारों उदाहरण सामने आते हैं जब लोगों ने अनाम अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को खोजा, उनकी जीवनी बनाई, उनकी किताब बनाई। ये सांस्कृतिक जागरण जब किसी देश में, किसी समाज में होता है तो वह अपनी जड़ों की तरफ लौटता है, अपनी जड़ों को पहचानने की कोशिश करता है, और हमारा अतीत क्या है, वो कितना वैभवशाली था, इसको जानने की कोशिश करता है। अंग्रेज़ों ने जो सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम पैदा किया, या अंग्रेज़ों ने जिस बात को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो यही था कि हमारे समाज में उसने एक आत्मगौरव की जगह आत्महीनता का भाव पैदा किया, शिक्षा से, संस्कृति से, इतिहास से। और दूसरी तरफ अमृत महोत्सव काल में फिर से अपने आत्मगौरव को लोग याद करने लगे। इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि 1905 का जो समय है वह 1905 से 1908, ये केवल 3 साल हैं ऐसे आज़ादी के आंदोलन में जहाँ सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक लहर चली थी, और जिसका नेतृत्व 4 लोगों ने किया था। बिपिन चंद्र पाल ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था, और उसकी अंतर्धारा में श्री अरविंदो थे जी। लेकिन 1908 के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी चाल चली। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, तिलक मांडले जेल में चले गए, बिपिन चंद्र पाल लंदन चले गए, और श्री अरविंदो ने पांडिचेरी में आश्रम बनाकर योग, या कहना चाहिए कि संन्यास ले लिया जी। तो वो कड़ी टूट गई। और उसके बाद 1920 से जो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वाधीनता आंदोलन चलाया, परिणाम स्वरूप जो आज़ादी मिली उसमें अंग्रेज़ों का अनुकरण 1947 से लेकर के और 2014 तक चलता रहा जी। उसमें प्रधानमंत्री जो भी रहे हों, उन्होंने व्यवस्था को बदलने की कोई कोशिश नहीं की। ये 2019 के बाद से खास तौर पर जो परिवर्तन होने लगे हैं, और कई तरह के परिवर्तन हुए हैं, तो उसमें एक सांस्कृतिक जागरण भी है। दूसरा, ये पहला चुनाव है, पिछले किसी चुनाव से इसकी तुलना इसलिए भी नहीं है कि ये पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का नेतृत्व लोगों को कह सकता है कि हमने जो वादे किए थे उसको पूरा किया। जी बाबूजी। और वादे बीजेपी का, या बीजेपी से पहले बीजेपी जनसंघ का रूपांतरण है। जनसंघ के ज़माने से उसका 3 वादे थे। 3 से उसकी पहचान थी कि हम 370 हटाएंगे,
जी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होगा। हम संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। कॉमन सिविल कोड ले आने से भारत में जो नागरिकता का प्रश्न है वो हल होता है और धर्म में जो भेदभाव होता है हो सकता है वो भी कम होता है। उसी तरह से अयोध्या का प्रश्न था और अब इन प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से या क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और बिल्कुल ये असंभव सी बात होती है कि जो मंदिर वर्षों में बनता है वह 2020 में उसका शिलान्यास हुआ और 2024 में 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। जी बाबू। तो ये उस प्राण प्रतिष्ठा से केवल अयोध्या के मंदिर पर फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अगर कोई सर्वे करे, इस बात को जानने की कोशिश करे, तो हिंदू समाज में या किसी भी धार्मिक समाज में मंदिरों का स्थान वैसे ही है जैसे कि वह पूरे जीवन के में जितने आयाम है सब आयामों से मंदिर जुड़ा हुआ। अब मंदिरों की उस तरह से जो है वो फिर से वो समाज के जीवन से मंदिरों का जुड़ाव उस रूप में शुरू हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, 3 मार्च को मैं महाकाल गया था। मैं महाकाल 66-67 से जाता हूँ, उसके आसपास कई स्थान है वहाँ जाता रहा हूँ। महाकाल का जो कॉरिडोर बना है यानी परिक्रमा जिसको कहेंगे, तो वहाँ हमने 2 मार्च की शाम को हम और आर.के. सिन्हा जी दोनों साथ में थे। हम लोगों ने, एक अफसर ने कहा कि 15-20 मिनट में आप लोग उसको देख लेंगे और कल मंदिर जा सकते हैं। हम लोगों ने 2 घंटे बिताया वहाँ जी। और हम लोगों ने, मैंने कोई हम अकेले नहीं थे वहाँ, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग रहे होंगे, ज़्यादातर हर उम्र के लोग थे। लेकिन मैं उनके का चेहरा देख रहा था, उनके आँखों की में जो चमक थी उसको मैं देख रहा था। यानी मंदिर के आसपास कोई ऐसा स्थान बन गया है जहाँ वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं और ये पूरे देश में हुआ है। प्रधानमंत्री ने सेकुलरिज्म की जो एक नासमझी थी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के बारे में एक सही समझ है कि जो, और भारतीय मनीषा ने जो सबसे बड़ी खोज की है वो खोज की है कर्म के सिद्धांत जी। कर्म के सिद्धांत का जो नियम बनता है, उस नियम का जो पालन करता है वो धर्म का पालन करता है। ये धर्म कोई दूसरी चीज नहीं है। कर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जी। और केवल उत्तर भारत में नहीं किया, दक्षिण भारत भी गए, वो केरल भी गए, तमिलनाडु भी गए, कर्नाटक भी गए, उसी तरह से असम में भी गए। यह अपने आप में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा हो गया है, क्योंकि ये यात्रा लंबी, ये यात्रा कह सकते हैं कि 1000-1500 साल पहले जो हम पीछे चले गए थे 1-1500 साल के दौरान,
अब उसको फिर से उसको वापस ले आने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी हो गई है। लोगों के में एक विश्वास पैदा हुआ है और इसलिए ये चुनाव आप देखिए, कांग्रेस में ऐसी भगदड़ जी तो पहले कभी नहीं थी। जी और ये इस चुनाव में राजनीतिक चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। लोगों का बीजेपी में आना ये एक चुनाव के समय में होता है, लेकिन ये सामान्य ढंग से नहीं हो रहा है, असामान्य ढंग से हो रहा है। उसी तरह से एक तरफ जब इंडिया जिसको कहते हैं, कुछ लोग उसको इंडी कहते हैं जी और प्रधानमंत्री ने उसका सही नाम दिया है घमंडिया गठबंधन। जी तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन बना तो लोगों को लगा कि ठीक है, एनडीए के सामने एक मजबूत विपक्ष, विकल्प तो नहीं, पर तो मजबूत विपक्ष आएगा तो लोकतंत्र के लिए वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने उसका जो नामकरण किया है वो बहुत सटीक नामकरण है। उसका कारण यह है कि उसमें घमंड भी है और घमंड के कारण षड्यंत्र भी है। एनडीए की इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, जिसमें कन्वीनर का निर्णय होना था, उसमें प्रश्न ये था कि उसका कन्वीनर कौन बने। जी तो नीतीश कुमार ने उसकी पहल की थी और विपक्ष की राजनीति में हमेशा ये परंपरा रही है कि जो पहल करता है उसे ही संयोजन का जिम्मा मिलता है, दायित्व दिया जाता है। जी हम इसके अनेक उदाहरण आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहल की थी तो वो राष्ट्रीय मोर्चा के कन्वीनर थे। जी उस बाद में एनटी रामाराव उसके कन्वीनर बने। इस गठबंधन में प्रश्न था कि कौन कन्वीनर हो। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से बात करने के बाद सब लोगों की सहमति से उन्होंने पटना में बैठक बुलाई थी। जी पटना में जो बैठक बुलाई गई थी तो उन्होंने पहल की। अब उसी उम्मीद से वो दिल्ली आए थे और इधर षड्यंत्र करके खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया। जी और षड्यंत्र में दो लोग शामिल थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको समर्थन राहुल गांधी ने दिया। यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। जी उसी दिन वो गठबंधन बिखरने की तरफ बढ़ गया। आज वो गठबंधन है, बराए नाम है, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये चुनाव अब जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन कह लीजिए उसको, तो विपक्ष के का ये दुर्भाग्य है कि 1971 से लेकर अब तक केवल एक बार ऐसा महागठबंधन बना है जिसने कि विजय पाई। बाकी सारे महागठबंधन जो बने, जैसे 1971 में भी एक महागठबंधन बना था, उसका नाम भी महागठबंधन ही था, जी 4 दलों का, और समय समय पर महागठबंधन बनते रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में जो महागठबंधन बना है वो उस महागठबंधन के नेता खड़गे नहीं है। जी खड़गे संयोजक हैं जी लेकिन महागठबंधन में जब ये सवाल आएगा, मान लीजिए महागठबंधन को कुछ सीटें मिल जाती हैं और महागठबंधन के सामने जब प्रधानमंत्री का सवाल आएगा तो उस लोगों को मालूम है कि वो चेहरा राहुल गांधी।
तो ये चुनाव दो महागठबंधनों के बीच नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच है। एक प्रश्न बाबू जी ये भी लोग जानना चाहेंगे और हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि 2014 में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की तरफ आ रहे थे, 2013 में उनको बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब उन्होंने 272 प्लस का नारा दिया और ये उस समय असंभव माना जा रहा था। ये तो माना जा रहा था ये एक लहर है, अंडर करंट है, लेकिन इतनी सीटें मिल जाएंगी इसकी उम्मीद कम थी। 2019 में 300 प्लस का नारा हो गया, इस बार वो नारा 400 प्लस का है और कई लोगों को ये डाउट होता है, ये सवाल मन में आता है कि पहले ही बीजेपी जहां उसका असर है वहां मैक्सिमम पर है, बल्कि बंगाल में उसने पिछली बार 18 सीटें जीती, साउथ में उतना असर है नहीं, कर्नाटक में भी सरकार बदल गई है जहां से 24 या 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। तो आखिर ये 400 प्लस होगा कैसे? या तो पिछली बार की तरह वो ऐसा करके दिखाएंगे कि असंभव को संभव बना दिया? ये एक बड़ा सवाल सामने है। अगर 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य रखा था वो न पूरा हुआ होता जी, तो इस बार के दावे पर संदेह किया जा सकता था, चूंकि कि 2 बार उनके निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा बड़ी सफलता मिली है। 2014 में 272 प्लस की बात थी, मिला 282 प्लस जी, एनडीए को प्लस जी। मान लें तो उसी तरह से 300 की बात थी 2019 में और 303 सीटें मिले और एनडीए को शामिल कर लें तो वो 351-52 बनती है। मतलब यह कि जो वोटर है उसको निर्णय करना है कि ये 400 के पार इस नेतृत्व के में भरोसा करके हमको उन्हें 400 के पार पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। जो लोगों का मूड दिखाई दे रहा है, जो लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, वह प्रधानमंत्री के कथन की पुष्टि करता है। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी ये परिणाम से मालूम होगा, केरल में कितनी सीटें मिलेंगी परिणाम से मालूम होगा और हर जगह कितनी सीटें मिलेगी ये परिणाम से मालूम होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि कुछ नए राज्य हैं जहां बीजेपी को बड़ी सफलता मिलने जा रही है और उन राज्यों में तमिलनाडु है, उन राज्यों में केरल है, उन राज्यों में उड़ीसा भी है जी। उसी और बंगाल में बंगाल की जो मेरी समझ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी का उदय हुआ था। ममता बनर्जी को कोई राजनीति में गंभीरता से तब उससे पहले नहीं लेता, लेकिन ममता बनर्जी का नंदीग्राम से उदय हुआ था और नंदीग्राम को जो कलकत्ता का यानी पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है जी, उसने नंदीग्राम से वो उसी तरह से अत्यंत दुखी हुआ जैसे वो बंगाल के विभाजन से कभी हुआ था जी। आज संदेश खाली से पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक है उसमें हाई कोर्ट के जज का आज ही उसकी टिप्पणी है कि अगर एक घटना भी ऐसी हुई है तो बड़ी बड़ी शर्मनाक जी। जो पात्रा महिला वहाँ भाजपा की उम्मीदवार है वो उसके साहस से संदेश खाली का केस बाहर आया। नंदीग्राम में भी ऐसे ही हुआ था। लक्षण यह है कि पश्चिम बंगाल का भद्रलोक ममता बनर्जी को रिजेक्ट करेगा और बीजेपी को स्वीकार करने जा रहा है।
जी। तो और यही बात तमिलनाडु में स्टालिन या डीएमके के अब तक 1967 के बाद से डीएमके के नहीं तो एआईडीएमके मेरा ख्याल 84 या 85 में ये जी रामचंद्रन के जाने के बाद जयललिता का उदय हुआ था। जी रामचंद्रन की पत्नी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जी। जयललिता को स्वीकार किया। जयललिता के बाद एआईडीएमके के पास लीडरशिप नहीं है। अब जो लक्षण है वहाँ वो ये कि एआईडीएमके की जगह बीजेपी ने लेने जा रही है, यानी डीएमके का अप्रतिद्वंदी वहाँ बीजेपी है। जी। अब ये सारी जो बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब बिल्कुल 400 के पार की बात की है तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया है, पूरे देश में सीधे लोगों से उनका संवाद है, तो उन्होंने ये एक सोच समझ करके और ये मान करके कि ये होने वाला है, उन्होंने ये बात कही है। जी बाबूजी, इस दौर की बातचीत में बस एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति को देखते रहे हैं। हर नेता का एक उभार आता है, एक पीक टाइम आता है और उसके बाद फिर डाउनफॉल आता है। ये हर नेता के जीवन में होता है, ये हर व्यक्ति के जीवन में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है। क्या वो अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर हैं या अभी और बाकी है, या क्या, कैसे आप देखते हैं, क्या वजह है? मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच में है। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जी जो तीसरे कार्यकाल में उस पर सवाल न हो। जी। एक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1962 के चुनाव का हमको याद है कि कांग्रेस के लोग कहते थे, जो गांव में सभाएं होती थी उसमें कहते थे कि नेहरू के हाथ मजबूत करिए। ये सबको याद होगा। जी। बीजेपी की सभाओं में कोई ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करिए, क्योंकि लोगों को मालूम है कि नरेंद्र मोदी को किसी के मजबूत करने की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। और देश तो चकित इस बात से है कि 73 साल की उम्र के बावजूद जी वे 24-25 साल के नौजवान से ज़्यादा काम करते हैं। जी। अभी उन्होंने जो बिल गेट्स से बातचीत की है और वो बातचीत पूरी दुनिया ने सुनी है। बिल गेट्स से बातचीत में उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति है जो देश को आगे ले जा सकता है। और आप ये देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में चाहे रविन्द्रनाथ ठाकुर को आप देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, किसी का भी नाम लीजिए, तो हर महापुरुष ने, और संविधान सभा में भी अगर उन भाषणों को गौर करें तो सबका एक सपना था कि भारत को दुनिया की वैश्विक राजनीति में भारत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जी। मैं विश्वगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत को दुनिया के चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, भू राजनीति हो या पूरी मानवता की राजनीति हो, उसमें भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ये हमारा सपना रहा है। जी। और सपना इसलिए रहा है क्योंकि भारत ये करता रहा। भारत के पास जो ज्ञान संपदा है वही उसकी सबसे बड़ी संपदा है। उसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और सबने माना है। कभी एक ऐसा ज़माना था जब भारत के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना चाहते थे तो उनको महीनों इंतज़ार करना पड़ता। जी।
CIA का जो डॉक्यूमेंट 1971 के चुनाव 1971 के युद्ध के दौरान जो डिक्लासिफाई हुआ है, उस डॉक्यूमेंट में इसका वर्णन है कि हमारे राजदूत A.N. झा वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का समय मिल जाए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे बात करें। जी। बांग्लादेश का वार चल रहा है। आज दूसरी स्थिति है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रूस का राष्ट्रपति हो या दुनिया का कोई भी शासनाध्यक्ष हो, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए स्वयं आतुर है। जी। इसको तो ये जो स्थिति है उससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये पहला चुनाव इस अर्थ में भी है कि सरकार अपने सकारात्मक कामों के बल पर लोगों के बीच गई। जी। बाबूजी, आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया, कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिले, और लेकिन प्रश्न अभी काफ़ी हैं। हम इस चुनाव में आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें आगे भी समय दें। बहुत बहुत आभार।